साथियों, आज हम आपको बताएंगे भरण पोषण की रकम कैसे निर्धारित होती है। आज के समय में दो स्थितियां बन रही हैं। पहली स्थिति बन रही है पति पत्नी के विवाद, पत्नी पति के विवाद। फिर बन रहे हैं माता पिता के बच्चों को लेकर के विवाद। फिर एक स्थिति यह भी बन रही है कि अगर जो मृतक हो जाता है, मृतक के जो भी आश्रित हैं, कौन है, जो भी आश्रित हैं, उनको लेकर के विवाद हो रहे हैं कि भाई जो मृतक है, मृतक की जो संपत्ति थी उस पर आश्रितों को कितना हिस्सा मिलेगा। यानी कि जो आश्रित हैं, चाहे वो पत्नी हो या जो मृतक है, मृतक की पत्नी हो या मृतक के माता पिता हो, इन दोनों को कितना भरण पोषण मिलेगा। इस प्रकार की जो परिस्थितियां बन रही हैं, इन सब के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिए हैं कि साथियों, इन जजमेंटों में स्पष्ट बताया गया है कि जो भरण पोषण की रकम है उसका निर्धारण कैसे किया जाएगा। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब भी दावा प्रस्तुत किया जाएगा, मान लीजिए पति के खिलाफ पत्नी ने दावा किया, ये दावेदार कौन है, पत्नी है। यहां जब पत्नी दावा करती है कि उसको स्वयं के लिए और अपने बच्चों के लिए पति से भरण पोषण की रकम चाहिए, ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या करता है, न्यायालय जो वाकई में दावेदार है, जो दावेदार है, दावेदार की मौजूदा वित्तीय स्थिति है, उसका आकलन जरूरी है। न्यायालय के द्वारा मौजूदा वित्तीय संपत्ति का आकलन किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या देखा जाता है, इसके अंतर्गत देखा जाता है कि जो पत्नी है, मान लीजिए जो दावेदार पत्नी है, इसके स्वामित्व वाली संपत्ति का मूल्य क्या है, स्वामित्व वाली जो भी ऑनरशिप वाली संपत्ति है उसका मूल्य क्या है। फिर देखा जाता है कि संपत्ति से कितनी आय हो रही है, संपत्ति से आय कितनी हो रही है। फिर देखा जाता है कि पत्नी की व्यक्तिगत आय क्या है, यानी कि उसकी खुद की जॉब से क्या इनकम हो रही है। और फिर कोई अन्य सोर्स जो भी रहता है, कोई अन्य स्रोत, उनसे भी देखी जाती है। उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अधीन भरण पोषण के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या पर विचार किया जाता है। इस आकलन के बाद कुल कितने मेंबर हैं, उनके संख्या के आधार पर विचार किया जाता है। यानी कि हकदार कितने व्यक्ति हैं, कुल हकदार कितने व्यक्ति हैं, उन पर भी आकलन किया जाता है। फिर उसके बाद इसके बाद क्या होता है, जो पति है, न्यायालय सभी क्या करती है, न्यायालय सभी ऋणों, जो भी ऋण है, न्यायालय सभी ऋणों का लेखा जोखा करने के पश्चात जो भी पति है, पति की जो संपत्ति है उसका मूल्यांकन करती है। क्या करती है, मूल्यांकन करती है। और मृतक होने पर, यानी मान लीजिए जो मैन जिसको रुपए देना है या जिसके खिलाफ दावा किया गया है और जिसने दावा किया है, उन दोनों की संपत्ति का मूल्यांकन होता है। अगर मृतक है, मान लीजिए यहां पति जीवित है, यहां पति क्या है, मृतक है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में मृतक जो है उसकी वसीयत देखी जाती है। क्या देखी जाती है, मृतक की वसीयत देखी जाती है। वसीयत में क्या लिखा गया है, वसीयत रजिस्टर्ड है कि नहीं है, और वसीयत में आश्रितों के लिए, जो आश्रित हैं, उनके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, वो भी देखे जाते हैं कि जो वसीयत है मृतक की, उसमें आश्रितों के क्या प्रावधान किए गए, वो भी देखे जाते हैं। आश्रित और मृतक के बीच संबंध की डिग्री का आकलन किया जाता है। जो आश्रित हैं और जो मृतक है, इनके बीच क्या संबंध है, उसका भी आकलन किया जाता है। और न्यायालय आश्रित की युक्तियुक्त आवश्यकताओं और अपेक्षाओं पर विचार करता है। जो न्यायालय है, न्यायालय के द्वारा जो भी आश्रित हैं, इनकी जो भी तर्क संगत आवश्यकताएं हैं, उन पर विचार करता है। क्या करता है, उन पर विचार करता है। और चाहे पत्नी हो चाहे आश्रित हैं, दोनों का आकलन संपत्ति का ऐसे ही किया जाता है। आश्रितों का भी
मृतक की स्थिति में अगर किसी ने आश्रित ने दावा किया है तो भी उसके स्वामित्व वाली संपत्ति, उसकी संपत्ति से आय, व्यक्तिगत आय, कोई अन्य स्रोत, इनका ध्यान रखा जाएगा, जैसा कि पति पत्नी के मैटर में भी रखा जाता है। इन सारी चीजों का आकलन जरूरी है। इनका आकलन होने के बाद ही फिर न्यायालय के द्वारा विचार किया जाता है। इस संबंध में 2 जजमेंट हैं। एक है किरण ज्योति मैनी बनाम अनीश प्रमोद पटेल 2024 का मामला है। दूसरा है रजनेश बनाम नेहा 2020 का मामला है। इन दोनों मामलों में माननीय सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजमेंट हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो हम आपको बताते हैं। पहला मामला है किरण ज्योति मैनी बनाम अनीश पटेल 2024 का मामला है। कब का मामला है? 2024 का मामला है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया कि पक्षकारों की प्रस्थिति एक महत्वपूर्ण कारक है जिसमें उनकी सामाजिक स्थिति, जीवन शैली और वित्तीय पृष्ठभूमि का मूल्यांकन किया जाता है। साथियों, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी पक्षकार हैं उनकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? उनकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें सामाजिक स्थिति क्या है, जो भी पक्षकार है उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उसके बाद जीवन शैली क्या है, फिर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वित्तीय पृष्ठभूमि। इन तीनों चीजों का मूल्यांकन शामिल है। किसमें? परिस्थिति में। मतलब जो परिस्थिति है उसमें ये सारी चीजें सम्मिलित की गई हैं। जो पक्षकार हैं, पक्षकार की सामाजिक स्थिति क्या है, जीवन शैली क्या है, वित्तीय पृष्ठभूमि क्या है। माननीय न्यायालय ने पत्नी और आश्रित बच्चों को, जो इस मामले में पत्नी है नंबर 1 और आश्रित बच्चे हैं, पत्नी और आश्रित बच्चों को उनकी, जो पत्नी और आश्रित बच्चे उनकी तर्कसंगत, जो उचित है, तर्कसंगत उचित, यानी तर्कसंगत मतलब उचित आवश्यकताओं का आकलन करने का आदेश दिया। यानी जो तर्कसंगत आवश्यकताएं हैं उनका आकलन करने का आदेश दिया। किसका? जो भी तर्कसंगत आवश्यकताएं उनका आकलन करने का आदेश दिया। अभी तर्कसंगत आवश्यकताएं क्या क्या हैं? इसके अंतर्गत आ जाती हैं भोजन, फिर आ जाता है कपड़े, फिर आ जाता है आश्रय, फिर आ जाता है शिक्षा, और फिर आ जाता है चिकित्सा देखभाल। क्या आ जाता है? चिकित्सा देखभाल और अन्य खर्चे। क्या हो जाता है लास्ट में? अन्य आवश्यक खर्चे। इन सारी चीजों को माननीय न्यायालय के द्वारा देखा गया है। मतलब माननीय न्यायालय ने कहा है कि पत्नी और आश्रितों की, जो पत्नी है, जो आश्रित बच्चे हैं, कि युक्त आवश्यकताओं का आकलन करने का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया किरण ज्योति मैनी बनाम अनीश पटेल के मामले में। और कहा गया कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन, कपड़े, आश्रय, शिक्षा, चिकित्सा देखभाल, जिसमें कि आवश्यक खर्च भी शामिल है, इनका आकलन किया जाना चाहिए। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संभावित आत्मनिर्भरता का मूल्यांकन करने के लिए पत्नी की शैक्षिक और व्यवसायिक योग्यता के साथ साथ रोजगार पृष्ठभूमि पर विचार किया जाना चाहिए। यहां इसके बाद यह भी कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि इन आवश्यकताओं के अलावा जो पत्नी है, कौन? जो पत्नी है, पत्नी की क्या क्या चीजें देखी जानी चाहिए? पत्नी की चीजें सबसे महत्वपूर्ण है शैक्षिक और व्यवसायिक योग्यता। यह तो देखा जाना है। शैक्षिक और व्यवसायिक योग्यता के साथ साथ उसकी रोजगार की पृष्ठभूमि क्या है? किसकी? पत्नी की। जब भी भरण पोषण की रकम निर्धारित की जाएगी तो पहले जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनका आकलन, भोजन, कपड़े, किस चीज के? पत्नी और आश्रितों का भोजन, कपड़े, आश्रय, शिक्षा, चिकित्सा
आवश्यक खर्चे, लेकिन साथ ही साथ पत्नी की शैक्षिक और व्यवसायिक योग्यता क्या है, उसके रोजगार क्या है, क्या जॉब कर रही है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर बल दिया कि पत्नी के स्वामित्व वाली किसी भी संपत्ति, अब इस बात पर भी जोर दिया कि पत्नी के स्वामित्व वाली किसी भी संपत्ति, पत्नी के स्वामित्व में कोई भी संपत्ति है, किसी भी संपत्ति या स्वतंत्र आय यानी व्यक्तिगत आय, स्वतंत्र आय को यह निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या वह वैवाहिक जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है, कि क्या जो इस प्रकार से उसको आय मिल रही है, क्या वैवाहिक जीवन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पत्नी की शैक्षिक स्थिति क्या है, व्यवसायिक योग्यता क्या है, रोजगार क्या है, पत्नी के स्वामित्व वाली कोई संपत्ति है, उसकी क्या आय हो रही, उसकी व्यक्तिगत आय क्या हो रही है, इन सारी चीजों का आकलन करने के बाद यह भी देखना चाहिए कि क्या पत्नी वैवाहिक जीवन को बनाए रखने के लिए उसके पास जो इनकम सोर्स है पर्याप्त है या नहीं। न्यायालय ने इस बात को भी मान्यता दी है कि पारिवारिक उत्तरदायित्व, देखिए जो मान लीजिए पति है, पति पत्नी का विवाद है, पति और पत्नी का विवाद है, तो इसमें अगर देखा जाए तो पति के भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, उत्तरदायित्व हैं, पति और पत्नी, पति की भी उत्तरदायित्व है। इसमें क्या क्या आ जाएगा भाई, पति को अपने माँ बाप की भी देखरेख करनी है, क्या करनी है, माँ बाप की भी देखभाल करनी है, बच्चों का भी पालन पोषण करना है, ये भी चीजें आ जाती हैं, बच्चों के पालन पोषण और माँ बाप की देखरेख भी शामिल है। क्या शामिल है, माँ बाप की देखरेख भी शामिल है। यानी न्यायालय ने इस बात को मान्यता दी है कि पारिवारिक उत्तरदायित्वों में क्या क्या आ जाएगा, पारिवारिक उत्तरदायित्वों में बच्चों का पालन पोषण, माँ बाप की देखरेख के लिए रोजगार के अवसरों को त्याग करने से कैरियर की संभावनाएं प्रभावित होती हैं। अगर रोजगार के जो अवसर है उनका अगर त्याग किया जाए तो उससे क्या होगा, त्याग करने से कैरियर की संभावनाएं प्रभावित होती हैं। क्या होती है, कैरियर की संभावनाएं प्रभावित होती हैं। इस प्रकार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किरण ज्योति मैनी बनाम अनीस पटेल के मामले में कहा कि जो पति पत्नी जो आश्रित हैं उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उनका आकलन किया जाना चाहिए। साथ ही साथ यह भी देखना चाहिए कि पत्नी की शैक्षिक स्थिति क्या है, व्यवसायिक योग्यता क्या है, रोजगार कर रही कि नहीं कर रही है, और पत्नी के स्वामित्व वाली कितनी संपत्ति है, इनकम सोर्स क्या है। और साथ ही साथ यह भी कंपलसरी हो गया है अब कि आपको जो भी दावेदार पक्षकार है उसको न्यायालय में बताना पड़ेगा कि उसका इनकम सोर्स ये है, उसके द्वारा किस प्रकार की जॉब की जा रही है। अब झूठ नहीं बोला जा सकता, न ही झूठा क्लेम करके आप रुपए ले सकते हैं। इसी प्रकार ये तो हमने एक जजमेंट बताया। अब दूसरा केस जो रजनेश बनाम नेहा का है, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उसमें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात कही है। रजनेश बनाम नेहा, यह केस है 2020 का। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि भरण पोषण की गणना के लिए कोई निश्चित फार्मूला नहीं है तथा अनेक कारकों पर संतुलित विचार करने पर बल दिया जाना चाहिए। मतलब जो अनेक कारक हैं उनको देखना चाहिए, अनेक कारकों पर संतुलित, अनेक जो कारक हैं उन पर संतुलित विचार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, संतुलित विचार होना चाहिए। जो हमने आपको अभी बताया था कि जैसे भोजन, कपड़े, आश्रय, शिक्षा और चिकित्सा देखभाल, आवश्यक खर्चे, इसी प्रकार ये है कि अनेक कारक उनको देख करके ही भरण पोषण की रकम का निर्धारण किया जाना चाहिए। न्यायालय के मानदंड में शामिल है कि पक्ष, अब साथियों जो न्यायालय है, माननीय न्यायालय ने कहा कि जो मापदंड है किस चीज के लिए, जो मानदंड है भरण पोषण की रकम के लिए, किस चीज के लिए, भरण पोषण की जो रकम है उसका निर्धारण के लिए, रकम के लिए, भरण पोषण की रकम के लिए मानदंड है कि भरण पोषण की रकम के लिए जो मानदंड है वो कौन कौन से ऐसे मानदंड है जो रजनेश बनाम नेहा में निकल करके सामने आए हैं। पहला है
जो पक्षकार हैं, पक्षकार की सामाजिक और वित्तीय स्थिति, सामाजिक स्थिति और दूसरा वित्तीय स्थिति, दोनों चीजों को देखना जरूरी है। उसके बाद फिर माननीय न्यायालय ने कहा कि पत्नी और आश्रित बच्चों, जो आश्रित बच्चे हैं उनकी आवश्यकताएं, और आवश्यकताएं कैसी, तर्क संगत, जो हमने आपको पहले बताई हैं। कौन कौन सी? जैसे भोजन, कपड़ा, आश्रय, शिक्षा, चिकित्सा देखभाल, आवश्यक खर्चे, ये चीजें देखी जानी चाहिए। फिर है मेन चीज कि रोजगार की स्थिति, यानी कि जो पत्नी है, जो पक्षकार है, पत्नी की शिक्षा, रोजगार की स्थिति, पत्नी की शिक्षा, रोजगार की स्थिति, और फिर देखा जाना चाहिए स्वतंत्र यानी व्यक्तिगत आय। फिर है संपत्ति से आय, संपत्ति से आय, वैवाहिक घर का जीवन स्तर। फिर सबसे मेन महत्वपूर्ण चीज क्या है? वैवाहिक घर का जीवन स्तर। न्यायालय ने विशेष रूप से गैर कामकाजी पत्नी के लिए उचित मुकदमेबाजी लागत को विचारणीय कारक के रूप में शामिल किया है। जो गैर कामकाजी महिलाएं हैं, जो हाउसवाइफ हैं, गैर कामकाजी महिलाएं, जो गैर कामकाजी महिलाएं हैं, गैर कामकाजी पत्नी के लिए उचित मुकदमेबाजी लागत को विचारणीय कारक के रूप में शामिल किया है। क्या किया है? विचारणीय कारक के रूप में शामिल किया है। निर्णय में पति की वित्तीय स्थिति की क्षमता। अब साथियों, इसमें सारी चीजें देखने के बाद पक्षकार की, अब उसके बाद फिर क्या देखा जाएगा? जो पति है, पति की वित्तीय स्थिति क्या है, पति का क्या देखा जाएगा? पति की वित्तीय स्थिति, पति की वित्तीय स्थिति, क्षमता, उसकी क्षमता कितनी है। मान लीजिए जिसकी क्षमता 1 लाख रुपए कमाने की नहीं है, उससे आप 1 करोड़ रुपए की भरण पोषण की रकम मांगे, तो इस पहले स्थिति में कहा गया कि पति की वित्तीय स्थिति की क्षमता, उसकी आय कितनी है, और मौजूदा भरण पोषण दायित्व, मौजूदा भरण पोषण दायित्व में क्या क्या आ जाता है? माँ बाप और प्लस बच्चे, और साथ ही साथ बाध्यताएं भी शामिल हैं। जैसे कुछ दायित्व ऐसे रहते हैं कि जिनको उनको निभाना ही है, कुछ बाध्यताएं भी शामिल है, पर विचार करने पर बल दिया गया है। मतलब पति की भी स्थिति देखी जानी चाहिए। क्या देखी जानी चाहिए? पति की भी स्थिति देखनी चाहिए। तो इस प्रकार माननीय न्यायालय ने कहा कि पक्षकार जो भी है, दावा कर रहा है, उनकी स्थिति भी देखी जानी चाहिए, उसके बाद फिर पति की स्थिति भी देखी जानी चाहिए, उसके बाद ही फिर भरण पोषण की रकम का निर्धारण किया जाना चाहिए। इस संबंध में और भी कानूनी प्रावधान है, वो भी हम आपको बताएंगे। इस संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा BNS की धारा 144, जो कि CRPC की धारा 125 के समरूप है, इसमें भी प्रावधान है भरण पोषण के संबंध में, वो भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। उसके बाद हिंदू दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम 1956 के अधीन, जो 1956 का अधिनियम है, उसमें भी भरण पोषण के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। मुस्लिम सोई विधि के अधीन भी प्रावधान है। पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम 1936 के अधीन भी प्रावधान है। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में भी प्रावधान किए गए हैं। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अधीन भी प्रावधान है, और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन भी प्रावधान किए गए हैं। तो सारे प्रावधान क्या हैं वो हम आपको एक एक करके बताएंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू साथियों।